बस बच्चा है कि समझे इतना के। अरे 1 लाख रुपया खर्चा करी ना गुर्बत है। मुझे बछवाड़ा थाना के थानाध्यक्ष और छोटा बाबू अरुण कुमार सिन्हा के द्वारा बार बार 1 लाख रुपया का मांग किया जाता है। नहीं देने पर शराब के धंधे में फंसाने की बात करते हैं, जिसका ऑडियो मेरे पास है। और चलिए अरुण कुमार सिन्हा जो कि आरोपी दरोगा, उनसे हम बात कर रहे हैं। अरुण जी, आपने रिश्वत की डिमांड की थी? कोई बात नहीं है, वो आती शराब माफिया है। और कल शराब पकड़ाया था, उसी में उसको ट्रैप करने के लिए एक ट्रिक चला गया था। और ऐसी कोई बात नहीं है कि उससे हम लोग पैसा मांगेंगे। आजकल तो 1500 रुपया में बेल हो जाता है, तो 1 लाख 2 लाख रुपया आदमी काहे को मांगेगा। लेकिन इसमें जो उसने ऑडियो रिकॉर्ड की है आपकी, मोनू ने जो सामने रखा है, उसमें एक बात है कि आपने कहा है कि एगो लेकर आओ, एक लेकर आना है, 1 लाख आपने समझा दिया उसे। बात सच है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो एक्चुअली शराब माफिया, उसको ट्रिक करके बुलाया जा रहा था पकड़ने के उद्देश्य से, लेकिन वो आया नहीं। तो आप ये मान रहे हैं कि उससे बहलाया जा रहा था, फुसलाया जा रहा था, और आपको ऐसा लग रहा था कि वो आकर आपको 1 लाख। लेकिन ये तरीका क्या था कि आपने रिश्वत की ही डिमांड कर दी? कुछ दूसरे तरीके भी हो सकते थे। हो सकता था, थोड़ा सा मतलब हमसे ऐसा कहिए हो गया इस तरह का, लेकिन एक्चुअली उद्देश्य यही था कि उसको कैसे ट्रिप करके लाया जाए और पकड़ लिया जाए, उससे पूछताछ किया जाए। वो आ नहीं रहा था। तो आपसे जब यही सवाल पूछा जाएगा, जो ऑडियो अभी लीक है, जो हमारे पास है, जो मोनू ने उपलब्ध कराया है, क्या इस पर आपका जवाब यही होगा? हाँ, ये ट्रिक करके बुलाया जा रहा था, उसको ट्रिक किया जा रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हम बात कर रहे थे अरुण कुमार सिन्हा, जो कि आरोपी दरोगा हैं, जिनके ऊपर इल्जाम इस बात का है, मोनू ने लगाया है कि उन्होंने उससे रिश्वत मांगी, 1 लाख रुपए देने के लिए कहा। और अब दारोगा जी ये कह रहे हैं, जब न्यूज 18 से उनकी बातचीत हुई, कि वो उसे ट्रैप कर रहे थे और इस ट्रैप में वो नहीं फंस पाया, तो उसे फुसलाकर बुलाने की कोशिश की जा रही थी कि वो केस से बचने के लिए 1 लाख जब देने आएगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। हो सकता था अगर ट्रैप करने की कोशिश ही थी तो दारोगा जी 1000 रुपए भी मांग सकते थे, 500 रुपए भी मांग सकते थे, 2000 रुपए भी मांग सकते थे। लेकिन 1 से 2 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख रुपए मांगने का क्या औचित्य है? तो इसकी अब जांच शुरू होगी, क्योंकि ये सही नहीं है। तो अभी इस वक्त हम आपको एक बार फिर सुनाएंगे कि किस तरीके से दारोगा ने रिश्वत की मांग की है। इसे रिश्वत ही कहेंगे, क्योंकि खुले तौर पर वो 1 से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे मोनू से। सतीश, कुछ जुगाड़ बैठैया हो क्या? मैंने तोरा बच्चे के कुछ जुगाड़ बैठा है? जी सर, बैठाइए, खर्चा करवा है, कर देंगे खर्चा, कोई दिक्कत। ये बोले के आओ, हम अभी हटवा देंगे। कितना लेका है? एगो सीधे एक कहने समझे। बस बच्चा है कि समझे इतना के। अरे 1 लाख रुपया खर्चा करी ना गुर्बत है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कैमूर नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता और संविदा पर बहाल जूनियर इंजीनियर राहुल सिंह पर आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप है। भभुआ नगर परिषद के पूर्व सभापति बजरंग बहादुर उर्फ मलाई सिंह ने यह गंभीर आरोप लगाते हुए अपने पक्ष में साक्ष्य पेश किए हैं। बजरंग बहादुर सिंह ने पूरे मामले की जांच के लिए कैमूर डीएम से लेकर सीएम और दिल्ली के ईडी कार्यालय तक को पत्र लिखा है। बजरंग सिंह की माने तो 6 महीने में जूनियर इंजीनियर राहुल सिंह जहां 22 करोड़ रुपए का मालिक बन गया, वहीं कार्यपालक अभियंता ने भी करोड़ों का खेल किया है। सवाल यह है कि एक संविदा पर बहाल जेई के खाते में नगर परिषद के करोड़ों की राशि का लेन देन कैसे किया गया। खैर, जेई के खाते में न तो योजनाओं की राशि का लेन देन किया जाना समझ में आता है, लेकिन परिवार के साथ दोस्तों के खाते में करोड़ों का लेन देन कैसे हुआ। डीएम ने जांच का भरोसा दिया है। जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही है। नगर परिषद के भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद देखना यह होगा कि कौन कौन बड़े अधिकारी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। के लगभग रुपए है। आश्चर्य हुआ कि बचत खाते में इतना पैसा आया कहां से। करेंट खाता देखा, जो लास्ट अंक उनका 74 है, वो भी एक्सिस बैंक भभुआ में है, करीब 20 करोड़ के लगभग राशि। मैंने उसका अध्ययन किया तो देखा कि कार्यपालक पदाधिकारी के सगे संबंधित
पिता, ड्राइवर, चाचा वगैरह वगैरह पे करीब 50 लाख रुपया उस खाते से दिया गया। और प्रमोद है हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रमोद, इस पूरे मामले में बयान तो है, अपडेट क्या है? जी विवेक, मैं बता दूं कि अपडेट यही है कि एक जो नगर परिषद के संविदा कर्मी जेई हैं, उनका वेतन 21,000 है और यहाँ जब आते हैं और 1.5 साल के बाद उनके खाते से करोड़ों रुपया का यानी कि 22 करोड़ का लेन देन होता है। ये अहम मामला है। और जो है अगर जेई है तो उनका सरकारी खाते से लेन देन कुछ सीमा तक हो सकता है, लेकिन उनके भतीजा, उनके चाचा, पिताजी, पत्नी के खाते से करोड़ों लेन देन का मामला जो है पूर्व सभापति ने आरोप लगाया है कि ये सैकड़ों योजनाओं में हेराफेरी करके अनियमितता बरत के ये पैसा इकट्ठा किया गया है। यही आरोप लगाए हैं, जिसके लेके जिला में डीएम के नेतृत्व में ये जांच चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह कांड में ईडी ने पटना के विशेष कोर्ट में ब्रजेश ठाकुर और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। चार्जशीट में करीब 8.5 करोड़ की संपत्ति का ईडी ने जिक्र किया है, जिसमें घर, होटल और कीमती जमीन की चर्चा है। देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण की ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह कांड में अब ईडी ने जो है पटना की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल किया है और इस चार्जशीट में ब्रजेश ठाकुर और उनके परिवार के सदस्यों के नाम से जो तकरीबन 8.5 करोड़ की संपत्ति है उसके बारे में चार्जशीट दाखिल किया गया है। बालिका गृह जो संचालित होता था मुजफ्फरपुर में, उस सेवा संकल्प एवं विकास समिति के द्वारा संचालित होता था और यहाँ पर तकरीबन पिछले जब से संचालन शुरू हुआ था 7.5 करोड़ की लगभग राशि सरकार द्वारा दी गई थी। तो इस राशि से 1 करोड़ की अधिक की राशि यानी दूसरे सोर्सों से जो पैसे जमा किए गए अकूत संपत्ति, उसको ईडी ने रेखांकित किया है और इसके लिए मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना और दिल्ली सहित जो दूसरे कीमती प्लॉट्स हैं उसके बारे में ईडी ने अपना जिक्र किया है। ईडी ने जब सीबीआई जांच कर रही थी उसी समय अपनी कार्रवाई शुरू की थी। कई नोटिस दिया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अब पटना की विशेष अदालत में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया है। तो जाहिर है जनवरी माह में ही बालिका गृह कांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला दिया था और ब्रजेश ठाकुर समेत दूसरे सहयोगियों को सजा सुनाई गई थी और अब इस मामले में ईडी कोर्ट में है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और खगड़िया से खबर है, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 1.5 लाख से अधिक हो चुकी है। अभी भी गंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हिरादतपुर के बाढ़ पीड़ितों के लिए अमनी हाई स्कूल में राहत शिविर खोला गया है और कैंप में जो महिलाएं रह रही हैं वो गीत गा रही हैं, कोसी मैया से गुहार लगा रही हैं। उनका कहना है कि कोसी मैया की कृपा होगी तभी वो अपने घर पहुंच पाएंगी। खगड़िया के अमनी में एक राहत शिविर बनाया गया है और हम ये दिखाना चाह रहे हैं राहत शिविर को। ये जो राहत शिविर है ये मानसी के उच्च विद्यालय में बनाया गया है। जो हियादतपुर गांव है वहाँ से जो बाढ़ पीड़ित है उनको यहाँ पे रखा गया है। लगभग 200 की संख्या में जो बाढ़ पीड़ित हैं वो इस कैंप में पिछले 1.5 महीने से रह रहे हैं। कैंप में जो महिलाएं रह रही हैं वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं, जो कोसी मैया के गीत गा करके माँ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि माँ अब अपने घर जाए, जिससे कि हम लोग भी अपने घर में जाएं। पिछले 1.5 महीना से ये लोग इसी बाढ़ राहत शिविर कैंप में रह रहे हैं। घर की याद इन लोग को सता रही है। हमारे साथ जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करते हैं। कोसी कमला गंगा महारानी के गीत गावे छे बाबू, किया गावे छे कि जे कोसी कमला माय हमरा आर के तनिगो बहुत बाढ़ पीड़ित बहुत आंधुन एले रहता। हमरा आर के स्कूल पर मुखिया सरपंच ढोय के नानलखिन, जा बौखै छै सब कपड़ा लत्ता सब भैंसिए गेले। घर नहीं जाके मन करे छै, कितना दिन हियाँ स्कूल पर रहबै, बाल बच्चा लेके केना रहबै हियाँ। कोसी माय कहै छै कि जल्दी चल जा कोसी माय, जे हमारे घर के याद करे छै, जे घर जेबै। ये जो अमनी राहत कैंप में जो महिलाएं रह रही हैं वो कोसी मैया को गीत गा कर के कोसी मैया को मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। उनका
साफ तौर पे कहना है कि कोसी मैया जैसे ही वापस जाएगी उनके घर से भी पानी चला जाएगा और ये लोग कैंप से अपने घर वापस जा सकते हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। गंगा की सहायक बाया नदी के जलस्तर में उफान से बेगूसराय के किसानों की कमर टूट गई है। बछवाड़ा प्रखंड के बिशनपुर दियारा इलाके में सैकड़ों एकड़ में किसानों ने मिर्ची की फसल लगाई थी, लेकिन पूरी फसल बाया नदी में विलीन हो गई। आलम यह है कि किसान कर्ज के तले दबे हैं और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सरकार से किसानों की मांग है कि आकलन कराकर मुआवजा दिया जाए। असल में हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो यहाँ के लोगों का जीवोपार्जन था इस सीजन में वो था मिर्चाई, जो बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। लोग मिर्चाई की खेती से काफ़ी उत्सुक थे, काफ़ी उम्मीद था, लेकिन वो सारे फसल यहाँ नष्ट हो रहे हैं, जिससे काफ़ी कठिनाई हो रही है। लोग काफ़ी मायूस हो गए हैं। लगभग 100 एकड़ मिर्चा हमारे यहाँ था और वो सभी प्रभावित हो गए। कुल मिला के कहा जा सकता है आर्थिक रूप से किसानों को बहुत परेशानी है। जी बिल्कुल, आर्थिक रूप से यहाँ के किसान काफ़ी तंगी झेल रहे हैं। निश्चित रूप से बाढ़ आती है तो अपने साथ समस्याओं का अंबार भी लाती है। अभी अगर देखा जाए तो दियारा क्षेत्र के सैकड़ों किसान जो हैं उनकी कमर टूट चुकी है, क्योंकि दियारा क्षेत्र के तकरीबन 100 एकड़ से भी अधिक भूमि पर किसानों ने मिर्चे की खेती की थी। साथ ही साथ अन्य फसलों का भी उत्पादन किसानों के द्वारा किया जाता था, लेकिन जैसे ही बाया नदी की पानी में जलस्तर में वृद्धि हुई, किसानों की कमर भी टूट गई, क्योंकि जितने भी मिर्चे थे या अन्य फसल थी वो गंगा में विलीन हो गई। अनुमानित लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और निश्चित रूप से किसान अब कर्ज तले दब रहे हैं। स्थानीय लोग जिला प्रशासन से फसल मुआवजे या नुकसान का आकलन कर सहायता के लिए गुहार लगा रही है। संतोष कुमार, न्यूज 18 बेगूसराय। और बड़ी खबर आ रही है, बिहार पुलिस विभाग का बड़ा फैसला। 50 से ज्यादा उम्र के कर्मियों के काम की समीक्षा करेगा विभाग। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, 50 से ज्यादा उम्र के जो कर्मी हैं उनके काम की समीक्षा होगी। सभी जिलों से एसपी और रेल एसपी को पत्र भेजा गया है। कर्मियों के काम की समीक्षा कर रिपोर्ट देने को कहा गया है और काम लायक अगर नहीं है तो सेवा में बनाए रखने पर भी विचार हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कर्मियों के काम की समीक्षा कर रिपोर्ट को भेजने को कहा गया है और समीक्षा के लिए हर महीने की 9 तारीख को एक बैठक करने को कहा गया है। मैं कह सकता हूं जो पुलिस मुख्यालय और सरकार का आदेश है वो आदेश कहीं किसी भी मायने में सही नहीं है। मैं आदेश का विरोध करता हूं। मैं कहना चाहता हूं या यह भी कह सकते हैं कि आदेश तुगलकी फरमान जैसा है। देखिए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जो निर्णय है राज्य सरकार का, बिल्कुल ही समझिए कि सामूहिक जनसंहार के समान है। तो फैसले को बताया गया है तुगलकी फरमान और फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। तो पुलिस विभाग के फैसले का विरोध किया जा रहा है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस एसोसिएशन ने जताया इस फैसले का विरोध। अब 50 साल से ज्यादा उम्र के जो भी कर्मी हैं उनकी अब समीक्षा की जाएगी, उनकी ड्यूटी की, उनके परफॉर्मेंस की, और इसके बाद एक रिपोर्ट तलब की जाएगी और उस रिपोर्ट को भेजने के बाद विचार होगा कि इनके काम को किस तरीके से लिया जाए, या फिर अभी तक जो इनकी रिपोर्ट कहती है उसके हिसाब से इन्होंने किस तरीके से हालात को समझाए रखा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, दक्ष नहीं होने पर सेवा में बनाए रखने पर विचार हो सकता है। यह बड़ी खबर है। हालांकि आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं और जो लोग एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं वो लगातार इस खबर का विरोध कर रहे हैं, इस चिट्ठी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, उचित नहीं है कि 50 से ज्यादा उम्र के कर्मियों की काम की समीक्षा की जाए। हालांकि जो पत्र है उसके बारे में हम आपको बताएं कि सभी जिलों से एसपी और रेल एसपी को यह पत्र भेजा गया है। उनके काम की, कर्मियों के काम की समीक्षा की रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। काम लायक नहीं होने पर सेवा में बनाए रखने पर विचार संभव है। और बक्सर कलेक्ट्रेट के सीनियर अकाउंटेंट धर्मेंद्र कुमार को निगरानी की टीम ने 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया है। नियाजीपुर पंचायत के रोजगार सेवक मनोरंजन सिंह, सिद्धेश्वर शर्मा और मिथिलेश कुमार से उन्होंने 10 लाख रुपए रिश्वत मांगा था। तीनों ने इसकी शिकायत निगरानी से की थी और इसी दौरान घूस की पहली किश्त देते हुए सीनियर अकाउंटेंट को पकड़ा गया था, जिसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन से लगाया गया आरोप सही पाया गया
आज 50,000 रुपया रिश्वत लेते धर्मेंद्र कुमार वरीय लेखा पदाधिकारी DRDA कार्यालय बक्सर पकड़े गए। कि नई जांच के नाम पे किसी के ट्रांसफ़र के नाम पे ये यहाँ का रवैया बन गया है, जिसके खिलाफ हमने जंग छेड़ा और अपना पटना वरीय पदाधिकारी को ये किया, जिसके खिलाफ ये निगरानी टीम ने छापा मारा, जिसका ये परिणाम। जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद सधा हुआ बयान दिया। उन्होंने मुलाकात को राजनीतिक बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर मुलाकात की है, सियासी बात नहीं हुई है। हालांकि पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए में जाने पर स्थिति 30 अगस्त तक स्पष्ट हो जाएगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात के बाद मांझी का सधा हुआ बयान सामने आया। क्या कुछ कहा है मीडिया कर्मियों से, यह भी हम आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री से मिलकर जीतन राम मांझी अभी निकले हैं और देखिए अपने आवास में जीतन राम मांझी की जो गाड़ी है वो अब आ रही है और नीतीश कुमार से उनकी ये मुलाकात हुई है। काफी अहम मुलाकात माना जा रहा है। तो आप देखिए जीतन राम मांझी की गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई है और मांझी जी अभी तुरंत मांझी जी निकले हैं। मांझी जी क्या कुछ बात हुई, क्या बातें हुई हैं? क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात हुई है, कोई राजनीतिक बात नहीं, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। सर माना जा रहा है कि आपका फाइनल हो चुका है एनडीए में जाने का। माना जाना एक अलग बात है, लेकिन अभी वैसी कोई बात नहीं है। सर 10 सीटों के आसपास आपका फाइनल हो चुका है, बातचीत होगी, राजनीतिक बात होगी 1-2 रोज में, उसके बाद कहा जाएगा, अभी कोई बात नहीं है। तो 30 तक आपने अल्टीमेटम भी दिया है सर कि 30 तक फैसला ले लेंगे। 30 तक तो आप फाइनल कर दिया आपने, तो अब तो 2-3 दिन का ही समय बचा है। हाँ बस 30 को आप लोगों से बात करेंगे। बिल्कुल। तो जीतन राम मांझी अभी मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं, अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि 1 से 2 दिनों में जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा होंगे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से उनको हरी झंडी भी मिल चुकी है। कैंपस आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रघुवंश बाबू को बेसहारा छोड़ देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। राष्ट्रीय जनता दल में उनको रहना नहीं चाहिए। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी बरकरार है। जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक रघुवंश प्रसाद सिंह ने जेडीयू के नेताओं से संपर्क जेडीयू के नेताओं ने किया है उनसे, और सूत्र यह भी बता रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी से नाराज हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली के पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह को आरजेडी में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह से विरोध के बाद भी आरजेडी के बड़े नेता रामा किशोर सिंह को पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं। हालांकि खबर यह है कि लालू प्रसाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश में हैं। और जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि आरजेडी अपने सम्मानित नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को अपमानित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए रघुवंश सिंह ने जो काम किए उसे सबने देखा और ऐसी कोई पार्टी नहीं जो इतने सम्मानित नेता को अपनाना नहीं चाहती। प्रसाद सिंह बड़ा चेहरा है। लालू जी के नवरत्न में कोई अगर आदमी रहता था, एक रत्न रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे। अब उनके सुपुत्र, उनका उम्र इनके सुपुत्र का उम्र में तुलना कर लीजिए तो आसमान जमीन का फर्क है। पहली बार विधानसभा जीत के इस तरह का भाषा का प्रयोग मैं समझता हूँ रघुवंश बाबू जैसे लोगों पर करना कि एक लोटा पानी ही निकल जाएगा तो क्या होगा। तो रघुवंश बाबू जैसे लोगों को उस दल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक जदयू में रहने का सवाल है तो उनको निर्णय लेना है। उनका इच्छा क्या है, वो कहाँ रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो हर समय सबको बेइज्जत करता है, तो उनको निर्णय लेना है ना, कहाँ जाना है उनको तय करना है। लेकिन मुझको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में उनको रघुवंश बाबू बिहार के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार में जो यूपीए सरकार के दौरान सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ उसमें रघुवंश बाबू की केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री एक बड़ी भूमिका रही है। अब वहाँ जिस तरीके से उनको लगातार अपमानित किया गया, रघुवंश बाबू कोई नया निर्णय लेते हैं, अगर एनडीए के घटक में कहीं जाना चाहते हैं तो हमारी पार्टी के एनडीए घटक दलों के शीर्ष नेता निश्चित तौर पर उस पर सकारात्मक विचार करेंगे। लेकिन रघुवंश बाबू अपना निर्णय उनको खुद लेना है पहले। अब वहाँ इज्जत फजीहत के साथ वहीं रहना चाहते हैं या फिर अपने मान सम्मान को बचाने के लिए रघुवंश बाबू
कोई नया कदम उठाएंगे, ये निर्णय खुद उनके ऊपर है। देखिए, ये मुद्दा बनाया जा रहा है। असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए रघुवंश बाबू पर जितने कयास लोगों को लगाना है लगा लें। रघुवंश बाबू समाजवादी योद्धा हैं, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया है और राष्ट्रीय जनता दल को सींचने का काम किया है, बनाने का काम किया है। रघुवंश बाबू का पैर इधर उधर डगमगाएगा नहीं, ये हम लोगों को पूरा भरोसा है। चलिए अब बात करेंगे सुशांत केस की। सीबीआई समेत कई एजेंसियां अब इस केस की जांच कर रही हैं। सुशांत के पिता ने रिया को गिरफ्तार करने की मांग की है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं।